चलिए भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है, क्विकली बता दो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट 2 लेक्चर से हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे। और कल की क्लास अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में हमने मेन रूप से 2 कांसेप्ट की बात की थी। एक तो आई एड्रेस था, जिसमें हमने फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस को समझा था। फिजिकल एड्रेस की क्वालिटी ये थी कि ये चेंज नहीं होता, जबकि लॉजिकल एड्रेस हमारा, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल एड्रेस की, तो सेकंड लेयर पे काम करता था। लॉजिकल एड्रेस हमारा थर्ड लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल की। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे तो साइज की बात होती है, तो साइज हमारा फिजिकल या जिसे हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं, उसका साइज 48 बिट्स का होता था। और आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस के हमने 2 वर्जन पढ़े थे। आईपी4 जिसका साइज 32 बिट्स का था, और IPv6 जिसका साइज हमारा 128 बिट्स का था। तो ये पढ़ा था। साथ ही साथ में एक चीज और पढ़ी थी कि हमारे फिजिकल एड्रेस को सेपरेट करने के लिए हम डॉट का, और आईपी एड्रेस में अगर हम बात करें IP4 को तो डॉट, और IPv6 को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। सॉरी, फिजिकल और IPv6 दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज किया जाता है। सिर्फ डॉट का यूज किया जाता है IP4 को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। IP4 के हमने क्लास भी पढ़ी थी, जिसमें 5 क्लास थी। क्लास 1, सॉरी, फर्स्ट A B C D and E। ठीक है। साथ ही साथ में हमने इन क्लास की रेंज भी पढ़ी थी। क्लास ए की रेंज 0 से लेकर 126 और 127 भी था, लेकिन 127 को हमने लूप बैक के लिए रिजर्व कर रखा था। अगर 128 से 191 की बात करो, क्लास बी था। क्लास सी के लिए 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी की बात करें तो 224 से लेकर 239, और क्लास सी 240 से लेकर 255, ये रेंज थी। बाकी इन रेंज के साथ साथ हमने फर्स्ट ऑक्टेट हायर नंबर भी पढ़ा था। अगर आप क्लास ए के लिए पढ़ोगे तो 0, क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिए 110, क्लास डी के लिए 1110, और क्लास ई के लिए 4 टाइम 1 था। ठीक है। साथ ही साथ में क्लास डी को मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व, और क्लास ई के लिए एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च के लिए हमने रिजर्व कर रखा था। नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी भी पढ़ी थी। जैसे क्लास ए में पहला ग्रुप, जैसे 8 बिट, हर ग्रुप मतलब एक ग्रुप में 8 बिट्स होती हैं। तो एक ग्रुप होता है नेटवर्क आईडी, बाकी 3 होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी 8 बिट्स की, होस्ट आईडी 34 बिट्स की हो जाती। क्लास बी में दो दो ग्रुप आते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में, तो दोनों के दोनों 16 बिट के हो जाते हैं। क्लास सी में नेटवर्क आईडी में 3 ग्रुप आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर 24 बिट्स की, और होस्ट आईडी में एक ही ग्रुप आता है, तो होस्ट आईडी 8 बिट्स का हो जाता है। ठीक है। तो ये कंटेंट था जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। कल की क्लास में फिर हम आगे गए, तो आगे जाने पर हमने कुछ टर्म, जिसमें आईएसपी, बुकमार्क, ब्राउजर, सर्च इंजन, यूआरएल, ये वो कंसेप्ट थे जिनकी हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। अब आज हमें दो मेन कंसेप्ट की चर्चा करनी है, जिनका नाम है ओएसआई मॉडल और प्रोटोकॉल। अगर आप लिखना चाहते हो तो जरूर लिखिएगा। हेडिंग का नाम है ओएसआई मॉडल। उसी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपने पीडीएफ को एक बार रीड करके आए होंगे, जिससे आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो क्लियर होती रहें। ठीक है। तो पीडीएफ को रीड जरूर कर लिया करें, क्योंकि पीडीएफ से ही हम कंटेंट को फॉलो करते हैं। तो आप भी अगर इस क्लास को मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर रीड करें। ठीक है। चलिए,
यूआरएल के हमने पूरे के पूरे एग्जाम्पल को भी समझा था, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा ये प्रोटोकॉल होता है, देन होस्ट नेम, डोमेन और डोमेन। डोमेन दो प्रकार के थे, सब डोमेन और डोमेन। उसके बाद पोर्ट नंबर आता है, फिर हमारा फोल्डर जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, और फाइल का नेम जिसमें .html लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब आज क्या पढ़ना है सर? ओएसआई मॉडल पढ़ना है। तो पहले तो ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है सर? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। सर ये ओएसआई मॉडल होता क्या है? तो उसके लिए हमें ओएसआई मॉडल में जो लेयर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, पहला जनरल सा सवाल यही आता है सर टोटल लेयर 7 होती हैं। 7 लेयर का ओएसआई मॉडल होता है। अगर इन लेयर में नाम पढ़ोगे तो नाम आपको नीचे से पढ़ना होता है, यानी पहली लेयर फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठवीं प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। यानी फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये वो लेयर है जो ओएसआई मॉडल की हैं। तो दो सवाल यहाँ से आ गए। पहला, टोटल लेयर कितनी है सर? 7 है। कौन सी लेयर किस नंबर की है? ये भी दूसरा सवाल हो जाता है। तो लेयर के नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक नाम नहीं लिखोगे तब तक आप उन्हें याद नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए, तो ओएसआई मॉडल के लेयर के नाम कंफर्म हो गए होंगे। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेवंथ वन इज द एप्लीकेशन लेयर। चलिए पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, मतलब लेयर नंबर 7 से पढ़ते हैं। अब इनको इधर से ही क्यों पढ़ा जाता है वो भी मैं रीजन आपको समझाऊंगा कि हम पहले एप्लीकेशन लेयर को ही क्यों उठाते हैं। रीजन है उसके पीछे, लेकिन पहले उससे पहले हम इन लेयर को पढ़ लेते हैं। चलिए, एप्लीकेशन लेयर कौन से नंबर की लेयर है सर? 7th नंबर की लेयर है। 7th नंबर की, यानी 7वें नंबर की लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा, इस लेयर का काम क्या रहता है सर? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूजर, यानी जो यूजर को सर्विस देती है वो लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर है। तो क्या लिखोगे? यानी यूजर सर्विस। कैसे लिखना है? यानी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप, वैसे तो आपके पास लिखा हुआ पीडीएफ है, फिर भी अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन लेयर। ऐसे लिख लिया आपने, एप्लीकेशन लेयर लिख लिया, आगे डैश करके लिखो यूजर सर्विस, यानी यूजर को जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो हमारी कौन सी लेयर है सर? एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो यूजर सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। और इस एप्लीकेशन लेयर का नंबर लिखो 7 है, 7 नंबर की। ठीक है, चलिए दूसरा अगला है प्रेजेंटेशन लेयर। सर ये कौन से नंबर की लेयर है? 6 नंबर की लेयर है। कौन से नंबर की? 6 नंबर की। ठीक है, चलिए इसका काम क्या है सर? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा कंप्रेशन। मतलब डेटा के साथ अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, आपको ऑथेंटिकेट कराना है यूजर को, कंप्रेशन करना है, डेटा को ट्रांसलेट करना है, तब आप प्रेजेंटेशन लेयर के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे प्रेजेंटेशन लेयर और डैश करके आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हो ट्रांसलेशन आप इनकरप्शन। ठीक है ना, इनकरप्शन, कंप्रेशन ऑफ डेटा, ऐसे लिख लीजिए। डेटा को अगर आप ट्रांसलेशन, इनक्रप्शन, डिक्रप्शन करना चाहते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार अगर आप
फिफ्थ नंबर की लेयर लिखोगे तो सेशन लेयर आती है। कौन सी आती है? सेशन लेयर। ये पेन चलाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप नोटबुक में पेन नहीं चलाओगे तो फिर आपको याद नहीं रहता है कि हाँ हमने ये लेयर भी पढ़ी थी। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ नंबर की लेयर कौन सी है? सेशन लेयर। सर इसका काम क्या है? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट, टर्मिनेट ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। मतलब दो यूजर के बीच में, दो यूजर के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करना, कनेक्शन को मैनेज करना और कनेक्शन को टर्मिनेट यानी बंद करना। यानी क्या लिखोगे? दो यूजर, दो यूजर के बीच में क्या करना है? कनेक्शन। अब कनेक्शन क्या करना है? कनेक्शन को या तो स्थापित करें, मतलब कनेक्शन बनाना। कनेक्शन क्या लिखना है? बनाना लिख लो। कनेक्शन बनाना, कनेक्शन को मैनेज करना, कनेक्शन को मैनेज करना और कनेक्शन को क्या करना? बंद करना। ये काम भी हमारे सेशन लेयर का रहता है। उम्मीद है फिफ्थ भी आपको समझ में आई होगी। अगर हम फोर्थ लेयर की बात करें तो फोर्थ लेयर है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ नंबर की लेयर है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। यानी एंड मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा को डिलीवर करना। अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को रिकवरी मोड में ले जाना, वो काम रहता है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या लिखोगे? सर एंड टू एंड डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। ये दो शब्द लिख लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट में दो चीजें होती हैं, यानी हमने जो एंड टू एंड कनेक्शन बनाया था, यानी प्रेजेंट सेशन लेयर के अंदर दो यूजर के बीच में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, उन दोनों कनेक्शन के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा को डिलीवर कराना। डेटा के अंदर कोई एरर है तो उसे सही करना, ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम रहता है। अगला पॉइंट है नेटवर्क लेयर। कौन सी है? नेटवर्क लेयर। सर ये लेयर नंबर कौन सी है? थर्ड है। टेंशन न लें, हिंदी में भी लिख रखा है मैंने, दोनों लैंग्वेज में लिखता हूं। चलिए नेटवर्क लेयर की बात करें तो इट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन। यानी आप नेटवर्क लेयर, आप क्या लिखोगे? थर्ड नंबर की लेयर को लिखो नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर में लिखो पैकेट डिलीवरी। यानी पैकेट की डिलीवरी करना, ये काम है किसका? थर्ड लेयर, जिसे नेटवर्क लेयर कहते हैं। और यहां पर एंड टू एंड डिलीवरी एंड रिकवरी हमने ट्रांसपोर्ट के अंदर लिखा था। अब हमारी सिर्फ दो लेयर बची हैं, जिसमें सेकंड नंबर की लेयर है डेटा लिंक लेयर और फर्स्ट नंबर की लेयर है फिजिकल लेयर। इन्हें और समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो पूरा ओएसआई मॉडल का खेल आपको समझ में आ जाएगा। डेटा लिंक लेयर में क्या है? सर इट रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। यानी एक नोड से दूसरे नोड तक जो डिलीवरी करता है। देखो ट्रांसपोर्ट में क्या था? एक एंड से दूसरे एंड तक डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल था, लेकिन ये नोड टू नोड डिलीवरी करता है हमारा डेटा लिंक लेयर। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल हमारा मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिकल स्पेसिक ऑफ मीडियम। यानी जो मीडियम रहता है फिजिकल बेसिस पर या फिर इलेक्ट्रिकल बेसिस पर, जहां से हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसको मैनेज करने का काम रहता है हमारे फिजिकल लेयर पर, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दो टर्म लिख लीजिए।
दोनों को जब OSI मॉडल की अभी हम डेटा की बात करेंगे तब और आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों टर्म लिख लीजिए। यहाँ पर नोड टू नोड, नोड टू नोड डिलीवरी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपको याद हो तो एप्लीकेशन लेयर 7th नंबर की लेयर यूजर को सर्विस के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। 6 नंबर की लेयर जिसका नाम प्रेजेंटेशन था, हमारे डेटा के साथ ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इनक्रिप्शन या फिर मैनेजमेंट के रूप में थी। अगर आप सेशन लेयर फिफ्थ नंबर की लेयर की बात करें तो फिफ्थ नंबर की लेयर दो यूजर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, मैनेज और टर्मिनेट करने के लिए थी। फोर्थ नंबर की लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर थी जो एंड टू एंड डिलीवरी और रिकवरी, यानी कौन सी रिकवरी सर, एरर रिकवरी के लिए थी। थर्ड नंबर की लेयर नेटवर्क लेयर जिसमें पैकेट की डिलीवरी। सेकेंड नंबर की लेयर डेटा लिंक जिसमें नोड टू नोड डिलीवरी। और फर्स्ट नंबर की लेयर जिसे फिजिकल, वहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी इनिशियल लेवल पर जो मैनेजमेंट का काम है वो हमारे फिजिकल लेयर पे होता था। अब इतना समझ में आ गया तो इसे और समराइज करते हैं। वैसे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, अगर आप हिंदी को फॉलो करेंगे तो ये हिंदी है। कैसे? जैसे एप्लीकेशन लेयर क्या है सर, यूजर को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप प्रेजेंटेशन की बात करोगे तो ये ट्रांसलेशन, इनक्रप्शन, ऑथेंटिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए जिम्मेदार है। सेशन लेयर फिफ्थ नंबर की है, दो अंतिम यूजर के बीच में लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करना, मैनेज करना और समाप्त करने के लिए है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये रिलायबल है एंड टू एंड डिलीवरी एंड एरर रिकवरी के लिए। नेटवर्क लेयर सर पैकेट को अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी दोनों लैंग्वेज में लिखा है तो टेंशन न लें, आसानी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिख रखा है। अब हमें याद है ना ये, अगर आप इन लेयर पे डेटा भेजते हैं जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन पे डेटा या फिर जो हमारा मैसेज है वो डेटा के फॉर्म में ही रहता है। यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों लेयर पर हमारा मैसेज एज अ डेटा ही रहता है। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ये डेटा सेगमेंट के फॉर्म में टूट जाता है और ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर पे पैकेट, इसीलिए आपको ध्यान हो तो नेटवर्क लेयर को मैंने पैकेट की डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल किया था। तो पैकेट हमारे नेटवर्क लेयर पे आता है और डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स और लास्ट लेयर है फिजिकल जिसमें डेटा बिट्स के फॉर्म में टूट जाता है। सर ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी लेयर पर हमारा जो मैसेज है किस फॉर्म में रहता है। जैसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा डेटा किस फॉर्म में रहता है, सर ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है, ये रहा सेगमेंट के फॉर्म में। अगर पूछा जाए डेटा लिंक लेयर पे कैसे रहता है, सर फ्रेम के रूप में। फिजिकल लेयर पे बिट्स के फॉर्म में। नेटवर्क लेयर पे पैकेट के फॉर्म में। नेटवर्क लेयर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो नेटवर्क लेयर का ही होता है। यानी आप कैसे लिखोगे, ये जो लेयर लिखी है ना सेम यहाँ पर ऐसे, जैसे अगर मैं बोलूं हमारा प्रेजेंटेशन डेटा, हमारा एप्लीकेशन डेटा, शासन डेटा, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करोगे तो सेगमेंट हो जाता है। नेटवर्क लेयर सर ये पैकेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बनाया ना, अभी मैं फाइनल आपको लिस्ट दूंगा। डेटा लिंक लेयर पर सर ये हमारा फ्रेम्स में टूट जाता है, फ्रेम्स में, और फिजिकल में बिट्स के फॉर्म में डेटा रहता है क्योंकि जो भी ट्रांसमिशन होना है
वो बिट्स के फॉर्म में ही रहता है। बाकी अगर आप इनको और समझना, जैसे एप्लीकेशन लेयर को नेटवर्क प्रोसेस के नाम से जानते हैं, डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आप सेशन लेयर की बात करें तो इसमें इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो इसमें पाथ डिटरमाइंड होता है। डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस होता है और लास्ट होता है फिजिकल एड्रेस, जिसे हम बिट ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अब हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लेयर से ही पढ़ना स्टार्ट क्यों किया था। देखो, ये वो सेंडर है जहां से डेटा सेंड किया जा रहा है और ये वो रिसीवर है जिसको डेटा भेजा जा रहा है। इसमें क्या रहता है, जैसे सेंडर ने जैसे ही डेटा भेजा तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन के पास, फिर सेशन के पास, फिर ट्रांसपोर्ट के साथ, फिर नेटवर्क, फिर डेटा उसके बाद रहता है फिजिकल। फिजिकल लेयर पे जाने से फिजिकल की जो लाइन है वहां पर डेटा ट्रेवल होता है और ट्रेवल होने से जिस हिसाब से डेटा सेंडर ने फॉलो किया था उसी का जस्ट रिवर्स होगा रिसीवर। यानी सबसे पहले डेटा फिजिकल, फिर डेटा लिंक, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। यानी अगर मैं शॉर्ट वे में आपको समझाऊं, सपोज दैट आपने कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई बुक ऑर्डर की। ध्यान से सुनना, आपने कोई बुक ऑर्डर की तो ये हमारा बुक है। अब सबसे पहले इस बुक पर एक पॉलीथिन लगेगी। सबसे पहले क्या लगेगी, एक पॉलीथिन लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद इस बुक को एक बॉक्स में क्या किया जाएगा, एक बॉक्स में रैप किया जाएगा जो कि फ्लिपकार्ट का होगा। किसका होगा, फ्लिपकार्ट का, क्योंकि ये बुक तो किसी और की है। यानी क्या हो रहा है, इस सबसे पहले इस डेटा के साथ इन तीनों लेयर ने अपना काम किया, फिर इस डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया और सेगमेंट को नेटवर्क लेयर ने पैकेट में, फिर पैकेट को डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम्स में और फ्रेम्स को फिजिकल लेयर ने बिट्स में। अब इसका रिवर्स हुआ, यानी यहां पर डेटा बिट्स में था तो बिट को डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम में, फिर नेटवर्क लेयर ने पैकेट में, फिर हमारा सेगमेंट में, फिर डेटा, फिर डेटा, फिर डेटा। जिस हिसाब से पैकिंग होती है उसके जस्ट अपोजिट हम लोग उस पैकिंग को खोलते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई पार्सल आता है तो स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उसके पास रैप किया जाता है, फिर उसके बाद रैप, फिर उसके बाद बॉक्स, फिर उसके बाद एक पॉलीथिन रहती है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पॉलीथिन को हटाते हैं, तो सेम रिवर्स ऑर्डर है जस्ट पैकिंग का, जिसे हम डिक्रिप्शन भी कहते हैं। यानी डेटा जब सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है तो उसका इनक्रिप्शन हो रहा है और डेटा जब रिसीवर के पास जा रहा है तो उसका डिक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मॉडल की जिसका नाम TCP/IP मॉडल है। चलिए, तो TCP/IP मॉडल हमारे इस मॉडल में 4 लेयर होती। कितनी लेयर हैं, 4, जिसमें एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक लेयर, 4 लेयर हैं। सर ये क्या है, सर TCP/IP मॉडल पहले से विकसित किया गया, लेकिन ये OSI मॉडल की बिल्कुल समान नहीं है। बिल्कुल समान नहीं, जस्ट अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर थी, यहाँ पर 4 लेयर है। अगर इन लेयर को थोड़ा सा हम और समझें तो आपको समझ में आएगा। कैसे, देखो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों लेयर का काम हमारे TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर का नाम इंटरनेट लेयर रख दिया है और
डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का काम लिंक लेयर करती है। तो उम्मीद है कि आप ओएसआई मॉडल और टीसीपी दोनों मॉडल को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। यानी ओएसआई मॉडल की जो लास्ट 3 लेयर है उनमें हमारे एप्लीकेशन लेयर शामिल है, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों लेयर आ जाती है। ट्रांसपोर्ट ही है, नेटवर्क लेयर का नाम इंटरनेट लेयर है और डेटा एंड फिजिकल लेयर का नाम हमारा क्या हो जाएगा सर, लिंक लेयर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अब इन लेयर के साथ साथ हमें दो कंसेप्ट की और बात करनी है कि कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस और कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कभी आता है। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप अपनी नोटबुक में बना लेना, इसे आप अपनी नोटबुक में बना लेना। इसे सबके नोटबुक में बना होना चाहिए और जितने भी स्टूडेंट इसका वीडियो देख रहे हैं वो इसका फिगर बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। कहाँ करेंगे? व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इससे ये ऑथराइज होगा कि आप क्लास लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, ये जो टेबल है इसका फिगर अपनी नोटबुक में बनाना और मुझे सेंड कर देना खींच के। चलिए, अगर आप डिवाइसेस की बात करो तो गेटवे गेटवे ऐसी डिवाइस है जो ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन इन सभी लेयर पे काम करता है। राउटर हमारा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर पर स्विच और ब्रिज दोनों रहते हैं और फिजिकल लेयर पर हब, मॉडेम और रिपीटर काम करते हैं। अगर आप प्रोटोकॉल की बात करोगे तो एप्लीकेशन लेयर हमारी यूजर के लिए जरूरी थी, तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम करेंगे एफटीपी, एचटीटीपी और टेलनेट। अगर आप प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर पर डेटा के साथ हम इंक्रिप्शन कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे और डेटा को क्या कर रहे थे सर, इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और कंप्रेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोटोकॉल जो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करते हैं जेपीईजी और एमपीईजी, अगर आपको याद हो तो जेपीईजी और एमपीईजी ये दोनों के दोनों कंप्रेशन फाइल एक्सटेंशन है। यानी जेपीईजी हमारी कंप्रेस्ड फाइल है इमेज की और एमपीईजी फाइल है हमारी वीडियो की या फिर ऑडियो की कंप्रेस्ड फाइल। इसी प्रकार अगर हम सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर पर हमारा एनएफएस और जिप फाइल रहती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो ही प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर के कम से कम प्रोटोकॉल तो जान ही लेना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और यूडीपी। और नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, लिंक लेयर पे एआरपी और पीपीपी और फिजिकल लेयर पे हमारा ईथरनेट और वाईफाई। यानी वाईफाई मोस्ट ऑफ द केस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये हमने फर्स्ट लेयर पे ही पढ़े थे जिसका नाम फिजिकल लेयर था। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हो जाता है ओएसआई मॉडल और टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल फिनिश। अब एक आज की क्लास के लिए लास्ट कंसेप्ट बचा है जिसका नाम है प्रोटोकॉल। क्या नाम है? प्रोटोकॉल। लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में डाल लो प्रोटोकॉल। डैश करके लिखो सेट ऑफ
प्रोटोकॉल को डिफाइन कैसे करेंगे सर, ये सेट ऑफ रूल होता है, ऐसे लिखिएगा, बाकी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं। सर ये क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल दैट गवर्न data communication between two different device in a network। मतलब नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है डेटा का, उसमें जो रूल रखते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी दो डिवाइस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन के लिए जिन रूल को फॉलो किया जाता है वही हमारा प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अगर आप टाइप ऑफ मतलब प्रोटोकॉल के टाइप को डिफाइन करेंगे तो हमने प्रोटोकॉल को समझने के लिए प्रोटोकॉल को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, जिसमें कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को हम नाम देते हैं। क्या है कम्युनिकेशन, मतलब आदान प्रदान कैसे होगा, मैनेजमेंट मतलब नेटवर्क का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, और लास्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यानी एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर डेटा भेजेंगे तो डेटा अनऑथराइज एक्सेस ना हो, सिक्योर रहे, तो ये डिफाइन करता है हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो नेटवर्क के कामकाज के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। यानी इस प्रोटोकॉल के बिना हमारा नेटवर्क संभव ही नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि जब दो व्यक्तियों को आपस में नेटवर्क में जोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपस में कम्युनिकेशन होगा, आपस में लेन देन होगा। क्योंकि ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं सिंगल हूं तो मैं सिंगल ठीक था, अगर चार लोगों का ग्रुप बनाया है तो बातचीत तो होगी, क्योंकि ग्रुप बनाया ही बातचीत के लिए जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि नेटवर्क बनाएंगे तो कम्युनिकेशन होगा। तो विदाउट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नेटवर्क संभव नहीं है और नेटवर्क की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब कम्युनिकेट ही नहीं करना तो फिर नेटवर्क क्यों बनाए, फिर तो इंडिविजुअल सिस्टम ही सफिशिएंट है, उसे ही रहने दीजिए। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल होते हैं या जिम्मेदार होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कम्युनिकेशन में हमारा एसटीटीपी आता है। पहला सवाल या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप प्रोटोकॉल की बात करोगे तो सबसे पहले प्रोटोकॉल की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको बता दी, सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करता है। दूसरा सवाल, जो भी प्रोटोकॉल एग्जाम में पूछा जाएगा उसका फुल फॉर्म सबसे प्रायोरिटी पर है। यानी कोई प्रोटोकॉल आपको आता है कि नहीं आता, फुल फॉर्म जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म ज्यादातर पूछते हैं। तो दूसरा सवाल, किसी भी मतलब प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म। और तीसरा, जो कि हर प्रोटोकॉल के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ प्रोटोकॉल के लिए जरूरी है, वो है उस प्रोटोकॉल का फीचर्स। यानी उस प्रोटोकॉल को आप कैसे डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के लिए उसकी कैटेगरी के साथ अगर आप रिलेट करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, लेकिन किस प्रकार का प्रोटोकॉल है सर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो जाहिर सी बात है कि ये कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कम्युनिकेशन में आता है। पढ़ते हैं समझते हैं। जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल हमारे एप्लीकेशन लेयर की कौन सी लेयर पे काम करता है सर, लेयर नंबर 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 7 लेयर का नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे 7th लेयर का नाम बता दीजिए। ओएसआई मॉडल में अभी मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे जाएंगे। तो टीसीपी/आईपी मॉडल को दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच में हाइपर टेक्स्ट का ट्रांसमिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी हाइपर टेक्स्ट, अब हाइपर टेक्स्ट दोनों हम समझ गए। टेक्स्ट का मतलब है जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, और हाइपर का मतलब लिंक, यानी लिंक टेक्स्ट को आपस में अगर भेजना है तो भेजने के लिए जो जिम्मेदार है वो एचटीटीपी/आईपी मॉडल है, जिसे हम
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। एचटीटीपी हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। वेब पर अधिकांश डेटा, मतलब हमारे इंटरनेट पर जितना भी डेटा है, चाहे तो वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो, इनको शेयर करने के लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल ही जिम्मेदार होता है। सर एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। यानी क्या समझे कि इंटरनेट पर जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन में आता है, उसका नाम टीसीपी है, जिसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहला फुल फॉर्म जरूरी है, तो प्रत्येक प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आपके लिए जरूरी हो जाती है। अगर आप बात करें, इट लेआउट रिलायबल स्ट्रीमिंग डिलीवरी बाय यूजिंग सीक्वेंस्ड एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये जो टीसीपी मॉडल है, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल बताए थे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल जरूर रखना, एक तो टीसीपी और दूसरा यूडीपी। ये दोनों प्रोटोकॉल को हम एक साथ पढ़ेंगे। दोनों प्रोटोकॉल को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद यूडीपी है, इसे यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर दोनों आते हैं और दो ही होते हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। चलिए पहला पॉइंट, टीसीपी में क्या पहला पॉइंट है? सर ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। अगर आप कुछ लिखो या ना लिखो, टीसीपी और यूडीपी में ये दो पॉइंट तो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कैसा है सर? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और ये कनेक्शन लेस होता है। कैसा होता है सर? ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। बस ये दो पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है। अब इनके एग्जांपल से आप इन दोनों को और ज्यादा समझ जाएंगे। यानी टीसीपी जिसे ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी को कनेक्शन लेस बोलते हैं। अगर इन दोनों को आप थोड़ा सा और समराइज करें तो आपको और समझ में आएगा। उसके लिए मैंने इनकी कंटेंट को मदद लेता हूं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के बाद ही डेटा भेजता है, यानी जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो डेटा नहीं भेजेगा। यानी नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए हमें टीसीपी में कनेक्शन होना जरूरी है। सर एग्जांपल बता दो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको ईमेल करना है, आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, आपको आपको कोई वेब एक्सेस करना है, तब आप इस टीसीपी के साथ जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे आपको ईमेल करना, जैसे मुझे ईमेल करना है, तो मुझे ईमेल के लिए आपका ईमेल एड्रेस मेरे पास जरूरी है। विदाउट ईमेल एड्रेस क्या आप ईमेल कर सकते हैं? आप बोलो नहीं कर सकते। क्या आप कोई फाइल भेजना चाहते तो बिना एड्रेस के कोई फाइल भेज सकते हो? बोलोगे सर नहीं भेज सकते। तो टीसीपी में क्या है? सबसे पहले कनेक्शन को बिल्ड करना होता है। वहीं अगर आप यूडीपी की बात करें तो यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, यानी इसके लिए कोई कनेक्शन आपको नहीं करना होता। यानी अगर आप मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, जैसे टीवी की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है,
मेरा यूट्यूब पर शासन हो रहा है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेरा आपके साथ कनेक्शन हो, हर कोई व्यक्ति देख सकता है। इसीलिए अगर पूछा जाए आपसे कि आपको फास्ट स्ट्रीमिंग करनी है या फिर मेरी इस समय आप लाइव देख रहे हैं, तो इस स्ट्रीमिंग में जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो कौन सा है सर? वो यूडीपी है। क्योंकि अगर आप फास्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारा यूडीपी ही होता है। क्यों? क्योंकि यूडीपी में कनेक्शन नहीं होता और टीसीपी में कनेक्शन होता है। जैसे एक लाइव एग्जांपल समझिए, मुझे यात्रा करना, दिल्ली जाना है सपोज दैट, और मैं अपने घर से निकला हूं, मैंने ऑटो वाले को हाथ दिया और मैं उसमें बैठ गया, ठीक है, मैं अपने डेस्टिनेशन तक जा रहा हूं, लेकिन मुझे टाइम कंफर्म करना है, मुझे टाइम पता करना है कि एक्चुअली में टाइम क्या हो गया। तो मेरे पास या तो वॉच या पर मतलब फोन होता तो मैं वहां से देख लेता, लेकिन मेरे पास सपोज दैट उन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो मेरे पास तरीका क्या है कि मैं उस ऑटो वाले से पूछूंगा कि भाई टाइम क्या हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों का एग्जांपल समझो, सपोज दैट मैं अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसको दूं कि भाई साहब मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं और मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरी फ्लाइट या फिर ट्रेन का टाइम ये है, भाई साहब आप टाइम बता देंगे। तो वो ऑटो वाला क्या बोलेगा कि भाई टाइम पूछने के लिए इतनी सारी चीजें बताने की क्या जरूरत थी। यानी आपने उस ऑटो वाले के साथ कनेक्शन बिल्ड किया जो कि जरूरी नहीं था, आप सीधा उससे टाइम पूछते तब भी वो बता देता। तो यूडीपी में क्या होता है, सीधा टाइम पूछेगा कि बस भाई व्हाट इज द टाइम, टाइम आखिर क्या हुआ, तो वो सीधा टाइम में जवाब दे देगा, वो रिप्लाई में पूरा कनेक्शन बिल्ड नहीं करेगा। तो यूडीपी और टीसीपी में यही मेजर डिफरेंस होता है कि टीसीपी सामने वाले व्यक्ति से कनेक्शन बिल्ड करेगा, उसी के बाद कम्युनिकेशन होता है, जबकि यूडीपी में कनेक्शन जरूरी नहीं है। इसीलिए यूडीपी में कनेक्शन जरूरी नहीं होता, फास्ट डेटा ट्रांसमिशन हमारा यूडीपी में माना जाता है। और जो स्ट्रीमिंग है, चाहे तो ब्रॉडकास्टिंग की हो मल्टीकास्टिंग की हो, वहां पर हम यूज करते हैं यूडीपी। ये दोनों को जरूर याद रखना। वैसे मैंने आपको जो जरूरी वाले पॉइंट हैं वो आपको लिखा ही दिए कि कुछ भी याद रहे या ना रहे, टीसीपी में इतना जरूर रखना कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस होता है। इतना समझ में आ गया? तो यूडीपी टीसीपी दोनों समझ में आ जाएंगे। अगला है बीजीपी, जिसे हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई प्रोटोकॉल याद रहे या ना रहे, उसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। तो बीजीपी का फुल फॉर्म, वैसे तो कभी फुल फॉर्म मतलब डिटेल नहीं पूछा गया है, बट बीजीपी के बारे में एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है सर, यह एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो यह कंट्रोल करता है कि हमारे इंडिपेंडेंट सिस्टम में राउटर के माध्यम से पैकेट कैसे ट्रांसफर होते हैं। यानी राउटर पैकेट को कैसे ट्रांसफर करता है, इसका संचालन, इसकी मॉनिटरिंग हमारा बीजीपी करता है। सिंपल फंडामेंटल है। अगर आप एआरपी की बात करें तो एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म जरूरी है। एआरपी हमारा एक लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में स्वीकार किए गए फिजिकल एड्रेस का मैप करने में मदद करता है। मतलब आईपी एड्रेस को लोकल एड्रेस में जो एक्सेप्ट किया गया फिजिकल एड्रेस है उसको मैप करने में जो मदद करेगा, मतलब आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, या फिर आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में जो मैपिंग के लिए जो उनमें रिलेशन बिल्ड करना, ये एआरपी का काम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आईपी, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम से समझ में आ रहा है, और हमने TCP/IP एक साथ पढ़ा था। तो आईपी प्रोटोकॉल यानी इस
आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर डेटा भेजा जाता है। मतलब डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से हो रहा है, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा जाना इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम रहता है। नेक्स्ट है डीएचसीपी प्रोटोकॉल, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रोटोकॉल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। कैसे? यानी आईपी नेटवर्क पर जो डिवाइस है उन डिवाइसेस के बीच में कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को ऑटोमेटिक रूप से करना, ये डीएचसीपी का काम रहता है, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यानी नेटवर्क पर डिवाइस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ऑटोमेटिक ये डीएससी करता है। और नाम से स्पष्ट है कि होस्ट का, और होस्ट क्या होता है सर? नेटवर्क में जो डिवाइस है उसे हम होस्ट के नाम से जानते हैं, और इस होस्ट को कॉन्फ़िगर करना वो भी ऑटोमेटिक, वो इसी का काम रहता है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फिनिश। अब बात आती है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम से हमने कम्युनिकेशन को समझा था, वैसे ही हमें मैनेजमेंट को भी समझना होगा। यानी मैनेजमेंट का काम क्या है सर? नेटवर्क पर मॉनिटरिंग रखना, नेटवर्क को मेंटेन करना, नेटवर्क को मैनेज करने का काम इन्हीं प्रोटोकॉल का रहेगा। यानी नेटवर्क की देखरेख करने वाले प्रोटोकॉल को हम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले नंबर पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल आता है, जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की अगर डेफिनेशन, मतलब फुल फॉर्म आप 2 बार रिपीट करोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि आखिर इसका काम हम करते क्यों। जैसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी मैसेज का काम क्या है? मैसेज का मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह कोई डेटा भेजते हैं तो उसे हम मैसेज कहते हैं। और इस प्रोटोकॉल का काम मैसेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सही बात है ना? यही समझ में आ रहा है। अब इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे फॉलो करते हैं। यानी आईसीएमपी हमारा लेयर नंबर 3 पर काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं लेयर नंबर 3 कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर ये वाली थी। कमेंट बॉक्स में एक बार लेयर नंबर 3 बता दीजिए। सर इसका काम नेटवर्किंग डिवाइस पर इंफॉर्मेशन का जो मतलब फॉरवर्ड करना, इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज का एरर चेक करना, ये काम रहता है हमारे आईसीएमपी प्रोटोकॉल को। मतलब आप नेटवर्क की कनेक्शन की मतलब बोला जाए कि नेटवर्क में कोई एरर है, नेटवर्क की मतलब कोई डायग्नोस्टिक पर्पस है, या फिर कोई टाइम आउट कंडीशन हो गई है, या फिर कनेक्शन आपका फेल्ड हो गया है, तो उनकी रिपोर्टिंग का काम यही करता है। यानी मैसेज अगर सही जगह सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने का काम आईसीएमपी का ही रहता है। सर शासन करें, शासन लेयर हमारी हमारी जो शासन लेयर थी वो लेयर नंबर 5 थी। 5 नंबर की लेयर को हम शासन लेयर कहते हैं। शासन लेयर तो गलत है सर। थर्ड नंबर की लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर, जिसमें डेटा पैकेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए अगला है एसएनएमपी। सर ये क्या सारे प्रोटोकॉल हमें याद रखने हैं? नहीं, और आप रख भी नहीं सकते। सही बात है ना? आपको सारे नहीं करने। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सबसे पहले प्रोटोकॉल की डेफिनेशन जो कि आपको पता है। दूसरा कि प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है। जैसे एसएनएमपी का पूछा जाए फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म मैंडेटरी है। बाकी इनके बारे में आता है कि नहीं आता, जो मैं फोर्स कर रहा हूं उनके बारे में तो कम से कम जान लेना। बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, फुल फॉर्म जरूर याद रखना। जैसे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का काम आता है वो एसएनएमपी होता है। बस
ऐसे ही यूज हो जाता है। चलिए, तो ये लेयर नंबर 7 पे काम करता है। इसका काम क्या है सर? डिवाइस को आईपी एड्रेस, आईपी नेटवर्क को मैनेज करना। जैसे अगर आप मतलब डिवाइस का मैनेजमेंट करना है, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए एसएनएमपी में 3 कंपोनेंट माने जाते हैं। एसएनएमपी एजेंट होता है, एसएनएमपी मैनेजर होता है और मैनेज डिवाइस होता है, मैनेज डिवाइस। तो 3 मेन कंपोनेंट हैं इसमें, जिससे एसएनएमपी अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। नेक्स्ट है गोफर और एफटीपी। ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझते हैं। जो गोफर है वो फाइल रिट्राइवल प्रोटोकॉल है, यानी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो ये गोफर हमारी मदद करता है। लेकिन गोफर में फाइल को सिर्फ रिसीव किया जाता है, भेजा नहीं जाता। यानी फाइल के साथ आप रिट्राइव कर सकते हैं, फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर हम गोफर का यूज करते थे। गोफर पुराना प्रोटोकॉल है, आज के समय गोफर का यूज नहीं होता। सर आज कौन सा होता है फाइल को रिट्राइव करने के लिए? सर फाइल को ट्रांसफर, रिट्राइव, सर्चिंग, सर एफटीपी यूज होता है, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी फाइल ट्रांसफर की बात आती है तब हम एफटीपी की बात करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का डेफिनेशन, फुल फॉर्म सबको जरूरी है, क्योंकि इनका फुल फॉर्म डेफिनेशन दोनों पूछे जाते हैं। सर ये क्लाइंट और सर्वर दोनों पर काम करता है, यानी फाइल को भेजने और फाइल को रिसीव करने दोनों के रूप में इसका काम होता है। यानी फाइल को डाउनलोड करना है, प्रोग्राम डाउनलोड करना है, वेब पेज पर जाना है, या कोई भी आपको अदर सर्विसेज करनी है, तब आप एफटीपी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पीओपी। क्या है पीओपी? जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सर ये ईमेल प्रोटोकॉल है। क्या लिखोगे? सर पीओपी हमारा ईमेल प्रोटोकॉल है, जिस रूप में हम गोफर से या फिर एफटीपी से फाइल को रिट्राइव कर रहे थे, फाइल को डाउनलोड कर रहे थे, उसी प्रकार पीओपी से हम ईमेल मैसेज को रिमोट से रिसीव करते हैं। मतलब सर्वर से क्लाइंट पर जो ईमेल आते हैं, वहां पर जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो पीओपी है। अब अगर बोला जाए कि सर ईमेल भेजने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल है। इनको मैं ईमेल में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ईमेल जब पढ़ेंगे तो वहां पर ईमेल के तीनों प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे, पीओपी की भी करेंगे, एसएमटीपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे। ठीक है, यानी ईमेल को रिसीव करना है तो पीओपी, ईमेल को भेजना है तो एसएमटीपी, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म है सर टर्मिनल नेटवर्क होता है। सर इस प्रोटोकॉल का यूज यूजर कनेक्शन टू रिमोट कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी दो कंप्यूटर यानी हमसे दूर स्थित कंप्यूटर को अगर हम रिमोट के रूप में एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पर हम टेलनेट का यूज करते हैं। यानी दूरस्थ कनेक्टिविटी, यानी रिमोट कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल डिजाइंड है वो टेलनेट होता है। टेलनेट से क्या होता है, अगर कोई दूर हमारे पास कंप्यूटर है तो उसे हम एक्सेस कर पाए, उसके होस्ट बन पाए, तो ये हमारे टेलनेट की मदद से होता है। मतलब टेलनेट क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट मशीन एंड रिमोट मशीन। रिमोट, और जैसे मैं अपनी डिवाइस से रिमोट डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूँ, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड करेगा वो ये टेलनेट करता है, जिसे टर्मिनल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाते हैं फिनिश। अब लास्ट कैटेगरी बची है जिसका नाम सिक्योरिटी है। सर ये क्या है सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब है कि जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो डेटा सिक्योर रहे। क्या रहे? सिक्योर रहे। मतलब डेटा, सॉरी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डेटा को क्या करना, सुरक्षित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये प्रोटोकॉल यह निर्धारित करते हैं कि डेटा
निकलने या फिर उसको रिव्यू करने अनऑथराइज एक्सेस ना हो, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति इसे एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में अगर किसी प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते हैं या ना जानते चलेगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के एग्जांपल आप जरूर समझ लेना, जिसमें सबसे पहले हमारा एस टी टी पी आता है, दूसरा एस एस एल आता है जिसे हम सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं, और तीसरा हमारा आई थिंक टी एस एल आता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, टी एल एस, टी एस एल नहीं, टी एल एस, ये हमेशा आगे पीछे हो जाता है। तीसरा हमारा टी एल एस होता है। ये तीन सिक्योरिटी, तीनों को आप देखना, जैसे मैंने अभी लिखा है ना सिक्योरिटी लेवल पर, सेम ऐसे ही आप लिखना, तो आपके लिए ज्यादा याद करने में मतलब आसानी होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है ना, आप सिक्योरिटी में ऐसे ही लिखना, यानी एचटीटीपी। अब एचटीटीपी तो जानते हैं, एस लग गया है तो वो सिक्योर हो गया, और ये क्या है सर, एस एस एल जिसे सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इनको ज्यादा मतलब जरूरी नहीं, पर एक बार रीड कर लेते हैं। अगर आप एस एस एल की बात करें तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से डेटा की सुरक्षा और इंटरनेट कनेक्शन की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यानी एस एस एल सर्वर और क्लाइंट दोनों को कम्युनिकेशन के लिए परमिट करता है, यानी दोनों मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट मॉडल पे भी और सर्वर मॉडल पे भी। टीसीपी स्लैश आईपी। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हम जानते थे, जब एस लग जाता है तो ये सिक्योर की बात करता है, यानी दो कंप्यूटर के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन सिक्योर करना है तो ये हमारा जो इंश्योर करता है वो टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल ही करता है। बाकी टीसीपी, सॉरी टीसीपी, टीसीपी नहीं, एचटीटीपी करता है, और एचटीटीपी के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। लास्ट हमारा टीएलएस, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। सर पहला पॉइंट तो यही है कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। दूसरा पॉइंट है कि यह इंटरनेट पर डेटा की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता, मतलब उसकी प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया गया है, यानी डेटा को इनक्रप्ट करना है, डेटा की इंटीग्रिटी को चेक रखना है या फिर मतलब सही रखना है, मैसेज को इनक्रप्ट करना है, ईमेल को इनक्रप्ट करना है, या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी वॉइस की कनेक्टिविटी को भी सिक्योर करना है, तब हम टीएलएस की बात करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये तीन सिक्योरिटी लेवल के प्रोटोकॉल है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा है, जिस एक्स्ट्रा में सबसे पहले नंबर पर हमारा एसएमटीपी आता है, जिसे मैंने अभी स्टार्टिंग में पीओपी के साथ आपको बताया था कि एसएमटीपी हमारा ईमेल को भेजने के लिए जरूरी रहता है, यानी जब हम ईमेल भेज रहे हैं तो वहां पर जो प्रोटोकॉल लगता है उसका नाम एसएमटीपी है, जिसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है? सिंपल मेल, मतलब ईमेल आप भेज रहे हो तो भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है वो हमारा एसएमटीपी है। लास्ट प्रोटोकॉल है जिसका नाम डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। फुल फॉर्म जरूरी है, बाकी इसका क्लासिफिकेशन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस का उपयोग स्पेसिफिक रूप से इंटरनेट पर किसी होस्ट के कनेक्शन की पहचान के लिए किया जाता है, मतलब आईपी एड्रेस को हम किसी होस्ट के कनेक्शन को इंटरनेट पे पहचानते हैं, और आईपी एड्रेस में, लॉजिकल एड्रेस में हमने यही बात समझी थी कि आईपी एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस वो इंटरनेट में यूनिकली होता है, यानी किसी डिवाइस को अगर आप इंटरनेट में जानना चाहते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हमें आईपी एड्रेस पता होना जरूरी है। लेकिन अगर आप जनरल पॉइंट ऑफ पे बात करो तो हमें किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आईपी एड्रेस को
यूआरएल में जो कन्वर्ट करता है वो हमारा ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। मतलब आईपी एड्रेस को एड्रेस में कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस को एड्रेस में कन्वर्ट करना, जैसे हमारी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, सॉरी जो यूआरएल है वो www.bsacademy.in है। वहीं अगर मैं हमारे जो वेबसाइट या वहां पर हम उसका आईपी एड्रेस देखें तो आईपी एड्रेस आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन यूआरएल यूवन ज्यादा आसानी से याद रख सकता है। तो लिखा भी है कि लोग एड्रेस की बजाय नाम का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस में मैप करता है और जिस एड्रेस में मैप करता है उसे हम डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये होता है डीएनएस। उम्मीद है कि प्रोटोकॉल और ओएसआई मॉडल दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आज का कंसेप्ट हो जाता है फिनिश। अगर कोई डाउट है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। प्रोटोकॉल में आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन प्रोटोकॉल में मैंने आपको सिंपल और आसान कर दिया था कि किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते हैं या ना जानते हैं उसका फुल फॉर्म जरूरी है। जैसे मैं आपसे पूछूं हमारे डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है सर, डोमेन नेम सिस्टम है। मैं पूछूं एसएमटी का फुल फॉर्म क्या है सर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगर पूछूं डीएचसी का फुल फॉर्म क्या है सर, आप बोलोगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। तो हर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा, जो प्रोटोकॉल आपको बताए, जैसे हमने कम्युनिकेशन के अंदर आपको एसटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की डेफिनेशन का बोला था, यूडीपी डीसीपी के बारे में बोला था कि इन दोनों को जरूरी है। आईपी प्रोटोकॉल आप लोग जानते ही हैं। अगर आप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एफटीपी के बारे में जानते हैं तो एफटीपी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। और सिक्योरिटी के अंदर तो हमारे पास सिंपल तीन ही थे, जो कि एस यानी सिक्योर मोड को डिफाइन करता है, और एसएसएल था, और टीएलएस था जिसे हम ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी कहते हैं। उम्मीद है कि ये प्रोटोकॉल और ये ओएसआई मॉडल दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हमें आगे इस लेक्चर का पार्ट 3 करना है। क्या करना है? पार्ट 3 करेंगे। दो पार्ट तो हमने समझ लिए, पार्ट 3 करना है जिसमें हम बाकी इंटरनेट की टर्म की बात करेंगे और फिर अगला लेक्चर आ जाएगा। ये पार्ट 3 हम रात को करेंगे। अब यानी जितने भी कंसेप्ट अब हमने डिस्कस किए मोस्ट ऑफ द केस में मेजर थे, बड़े थे, वो हो गए। अब इंटरनेट के छोटे छोटे टर्म बचे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग होगा, जो कि सिंपल वे में हम समझ जाएंगे। इसके बाद हम मतलब नेटवर्क की सिक्योरिटी के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से टर्म आते हैं, और टर्म के बाद सिंपल हमारे अदर टर्म आ जाते हैं, और टर्म का ही खेल आप आगे की क्लास में रहेगा। तो टर्म के लिए एक बार पीडीएफ में रीडिंग जरूर करके आना, कल सॉरी आज रात 8 बजे से पहले, क्योंकि अगर आप ये टर्म एक बार रीड करके आओगे तो पहला माइंड में आपको ये जरूर रहेगा कि ये टर्म इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे कुकीज है, हैकर्स है, आपका लॉगिन है, साइन इन है, तो ये हमारे इंटरनेट से रिलेटेड है। अगर आप इतना भी समझ के आते हैं तो बाकी चीजें मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इवन अगर कंफर्म हो गया है तो आप यस कर दीजिए कि हाँ सर सब कुछ कंफर्म है। नहीं हुआ है तो जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करा दीजिए। बिल्कुल, प्रीवियस पेपर जो जुलाई में अभी पेपर हुए थे, 6 पेपर है, उनका सॉल्यूशन मैं जल्दी कराऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन एक्स्ट्रा समय पर रहेगा। जिन स्टूडेंट को जुलाई का पेपर सॉल्यूशन देखना है उनके लिए मैं आज या कल में ही रात 9 बजे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप वहां पर उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब काफी लोग ये कहेंगे कि जो लोग जॉब वाले हैं वो ये कहेंगे सर हमारे पास समय नहीं, हम कैसे देखें। इवन आप कितने भी पेपर का सॉल्यूशन देखें या न देखें, लेकिन कम से कम 2 शिफ्ट का सॉल्यूशन जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि
प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि जुलाई में जो पेपर आया है, हो सकता है कि आपने पेपर पहले दिया हो, तो आप कम से कम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिस पेपर को हम ज्यादा टफ समझ रहे थे वो तो आसान था। दूसरा कि पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है पेपर में, ये टिप्स और ट्रिक में पेपर सॉल्यूशन के अंदर बताता हूं। तो कम से कम अगर आप पहले पेपर में बैठ चुके हैं तो जिस शिफ्ट में आप बैठे थे उसका सॉल्यूशन तो देख ही लेना, और अगर आपके पास समय हो तो 6 के 6 पेपर के सॉल्यूशन में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि सॉल्यूशन में मैं पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको आगे के पेपर का एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क जरूर देके जाता हूं कि इस पेपर में से कौन से कंसेप्ट हैं जो आपको आगे पेपर में एज इट इज ले जाने की जरूरत होती है, चाहे वो मैथ्स का पार्ट हो, रीजनिंग का हो, जीएस हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, इवन कंप्यूटर में तो रहता ही है। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी कराऊंगा, और पेपर का पीडीएफ आप सभी को मैं पहले ही दे देता हूं, तो वो सब मैं एक दिन बता दूंगा। लेकिन पेपर सॉल्यूशन से पहले मैं एक टास्क देता हूं, उस टास्क को हर एक स्टूडेंट को मैंडेटरी रूप से करना होता है। सर वो क्यों करना होता है? वो इसीलिए करना होता है क्योंकि अगर उस टास्क को आप करके आते हैं तो पेपर खुद ब खुद आपको सरल लगने लगता है, खुद लगता है, मतलब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा उसके बाद तो आपको सरल लगेगा ही, लेकिन पेपर सॉल्व करने से पहले पेपर सरल कैसे लगेगा उसके लिए मैं टास्क वाला एक वीडियो आपको दूंगा, उसे आप करना और उसी की तरीके से फॉलो करना। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो समय समय पर आपको देते रहेंगे, और पेपर सॉल्यूशन के बाद ही हमारे मैथ्स रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी हम सेपरेट टाइम रखेंगे। जिनको मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अलग से टाइम देना होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्ट आपका है, तो उसके लिए आपको सेपरेट समय पर ही आना होगा। तो थोड़ा सा जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाएंगे आपका टाइम ज्यादा लेना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ज्यादा ध्यान रखना, जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाओगे आपका टाइम स्पेंडिंग मेरे साथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी बात के साथ मैं करता हूँ आज के वीडियो को समाप्त और लेता हूँ आपसे विदा। मिलूंगा रात 8 बजे, इस कंसेप्ट को आगे हम बढ़ाएंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे।